स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लाभार्थियों को अब 10,000 रुपये नहीं लौटाने होंगे। जब बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के तहत बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र महिलाओं को मिलने वाले 10,000 रुपये पूरी तरीके से अनुदान होंगे, यानी कि ये राशि लौटानी नहीं होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये महत्वाकांक्षी योजना बिहार में 29 अगस्त 2025 से लागू हुई है। इस योजना का मकसद है बिहार के हर परिवार की कम से कम एक महिला को उसकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि वे अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सके। वहीं पर पहले चरण में पात्र महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में 10,000 रुपये की राशि भेजी जा रही है। जिन महिलाओं ने अपने व्यवसाय की शुरुआत कर ली है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये राशि पूरी तरीके से अनुदान है, यानी कि इसे वापस नहीं करना होगा। वहीं पर योजना में आवेदन की कोई भी अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। पात्र महिलाएं किसी भी समय आवेदन कर सकती है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने जान पर खतरा बताया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए खुलेआम कहा कि कुछ जयचंद उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तेज प्रताप यादव कार में बैठे नजर आ रहे हैं और किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहते हैं कि जयचंद मुझे मरवाना चाहता है, जब मेरी रैलियों में तोड़फोड़ करवाता है, साजिश रच रहा है। जब वीडियो में तेज प्रताप यादव बेहद गुस्से और फिर बेचैनी में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी जान का डर है और फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि उनके विरोधी हर जगह फैले हुए हैं और फिर उनके खिलाफ लगातार चालें चल रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर उन्होंने अपनी पार्टी से भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में जनसुराज समीकरण बदल सकता है। पार्टी जीतेगी तो 10 से कम सीटें या फिर 150 से ज्यादा। जहां बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक साहसिक बयान देकर के बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी जनसुराज आगामी चुनाव में या तो 10 से कम सीटें जीत सकती है या फिर 150 से ज्यादा। इस बयान ने न सिर्फ चुनावी बहस को तेज कर दिया है, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि बिहार की जनता अब पारंपरिक राजनीतिक गठबंधनों जैसे कि एनडीए महागठबंधन से पड़े एक नए विकल्प की तलाश में है। वहीं पर प्रशांत किशोर का नाम भारतीय राजनीति में एक रणनीतिकार के रूप में लंबे समय से जाना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा का ऐतिहासिक अभियान तैयार किया था, जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। दोस्तों एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के बंगाली चौक और ठाकुरगंज विधानसभा के तुलसिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। तुलसिया हाई स्कूल मैदान में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में मोदी और फिर तेजस्वी पर जमकर के बरसे। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कहने वाले तेजस्वी मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। जिस कानून को दिल्ली से पारित किया गया उसे बिहार में कैसे नहीं माना जाएगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून से हमारे कब्रिस्तान, मस्जिद, इमाम बाड़ा को हड़पने की कोशिश की गई है। इस कानून का नीतीश कुमार ने समर्थन किया था। उन्होंने भागलपुर दंगा को याद करते हुए कहा कि उस वक्त किसकी सरकार थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है। जब तक सीमांचल को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ओवैसी लड़ते रहेंगे। अगर 3% वाले मल्लाह के बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर 17% वाले मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेजस्वी मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में फेंक देते हैं। एआईएमआईएम से गए 4 में से 3 विधायक को टिकट नहीं देकर के ये साबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वे अपने भाई के नहीं हुए तो फिर मुसलमान का क्या होगा। बिहार में 35 साल से लालू और नीतीश का जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा है कि लोग उनके हैदराबाद से आने पर सवाल उठाते हैं। हम कहते हैं कि हम चांद से नहीं आए। वहीं पर दूसरी ओर बहादुरगंज के बंगाली चौक पर अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने और फिर बिहार को कुछ नहीं देने का आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा पर संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक सऊदी शेख से उनकी
तोप की मारक क्षमता पूछी, जिस पर शेख ने जवाब दिया है कि आपसे कम फेंकते हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे 15 लाख रुपए खाते में आने, हर साल 2 करोड़ रोजगार और फिर काला धन वापस लाने जैसे अधूरे वादे से जोड़ा है। उन्होंने सवाल किया है कि बिहार की जनता ने 3 बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन राज्य को क्या मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, जबकि तेजस्वी यादव सिर्फ 1 साल के लिए उनके साथ आए थे। नीतीश कुमार सुबह उठ करके तय करते हैं कि किसके साथ चाय पीनी है और कब पाला बदलना है। दोस्तों, पहले बिहार में जिस रास्ते से साइकिल तक नहीं गुजर पाती थी, आज उस रास्ते से बड़ी बड़ी गाड़ियां सर पर दौड़ रही है। हर घर में बिजली आ रही है। क्या ये विकास नहीं है? बिहार के विकास में एनडीए ने नई पहचान बना दी है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें भोजपुरी अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि मोदी एवं नीतीश जी की जोड़ी बिल्कुल भी ही हिट जोड़ी है और बिहार की जनता को विकास की राह पर ले जा रही है। पवन सिंह ने कहा है कि आज बिहारी का सम्मान बाहर के शहरों में भी हो रहा है और फिर हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। जहां पवन सिंह के भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में युवाओं की टोली अलग अलग रंगों में सराबोर होकर के करुणामयपुर मैदान में पहुंची थी। घंटों इंतजार के बाद जैसे ही पवन सिंह सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उनके सम्मान में युवाओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने लोगों से सीधे संवाद साधा, जहाँ वहीं पर पवन सिंह ने भी उनके अभिवादन करते हुए उन्हें चुनाव जीतने की अपील की है। दोस्तों, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वो एनडीए के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर के हमला बोल रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की मौजूदा सरकार पर जंगल राज पार्ट 2 होने का आरोप लगाया है। जहां उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पहला जंगल राज लालू प्रसाद के समय में था और अब दूसरा नीतीश कुमार की सरकार में चल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी साथ है। उन्होंने सीमांचल के विकास और फिर मुस्लिम समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जोरदार तर्क दिया है। उन्होंने मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उम्मीदवारी पर हिस्सेदारी न होने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही मुस्लिम क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी पर भी सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों बिहार सरकार अपने डेटा बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में 50% और फिर शहरी इलाकों में 45% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक साजिश है ताकि सीमांचल पिछड़ा रहे। अगर यहाँ के नौजवान पढ़ लिख करके जाएंगे और उन्हें नौकरी मिलेगी तो फिर दिल्ली और फिर मुंबई में बैठे दौलतमंदों की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब 3% मल्लाह समाज के लिए उप मुख्यमंत्री का वादा किया जा सकता है तो फिर 17% मुस्लिम के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर एआईएमआईएम की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला का बेटा ही होगा, यही सामाजिक न्याय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां मुसलमान शब्द से भी कतराते हैं। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी बिहार में महागठबंधन के लिए रैलियां करने जा रहे हैं। वहां पर ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव पर केवल वाई कैटेगरी से मतलब है। जब असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि सीमांचल की जनता खास करके नौजवान और महिलाएं उनकी पार्टी को पूरा समर्थन दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे अभी किंग या फिर किंग मेकर बनने की बात नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद बीजेपी को बिहार में रोकना है और फिर अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करना है। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए और महागठबंधन की तरफ से धुआंधार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। इस बीच 6 नवंबर को वोटिंग वाले दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे। इस दिन भागलपुर और अररिया में पीएम मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे। ऐसे में 6 नवंबर का दिन बेहद खास माना जा रहा है। एक तरफ लोग मतदान केंद्रों पर वोट देने जाएंगे और दूसरी तरफ पीएम मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील करेंगे। 6 नवंबर को पीएम मोदी की रैली को लेकर के जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया प्रभारी ने दी है। उनके माने तो 6 नवंबर को पीएम मोदी बिहार आएंगे और फिर इस दिन पहले चरण की वोटिंग होगी। भागलपुर और अररिया की रैलियों में वे एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की रैली में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव सीधे मुकाबले में हैं। उनके सामने एनडीए के प्रत्याशी सतीश कुमार है। ऐसे में एनडीए को राघोपुर में मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। जहां कल राघोपुर में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। लोजपा के पूर्व नेता और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के टिकट पर राघोपुर से चुनाव लड़ चुके राकेश रोशन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।
जहां सदस्यता लेने के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये कदम एनडीए की राघोपुर में जीत को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और राघोपुर में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। वहीं पर बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और फिर जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं तक अपनी रणनीति पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी दिनों में आरा, बक्सर और फिर नवादा में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सिर्फ 5 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए अपने शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 2 दशकों में पूरी ईमानदारी और फिर मेहनत से जनता के लिए काम किया है। उन्होंने विपक्षी दल आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसके शासन में बिहार जंगलराज की स्थिति में था, जबकि एनडीए सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और फिर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन एनडीए सरकार ने उसे सुधारा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, बिजली, पानी, कृषि और फिर युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। पहले लोग रात में अकेले सफर करने से डरते थे, लेकिन अब महिलाएं भी निडर होकर के निकल सकती है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सरकार ने सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और फिर महादलित के विकास के लिए काम किया है, किसी एक परिवार या फिर जाति के लिए नहीं। अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले बिहारी कहलाना अपमान की बात समझी जाती थी, लेकिन आज ये गर्व का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि हमने बिहार को उस दौर से निकाला जब राज्य की पहचान पिछड़ेपन से होती थी। आज बिहार ने अपनी एक नई छवि बनाई है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस राजद गठबंधन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि एनडीए सरकार ने उन्हें सशक्त और फिर आत्मनिर्भर बनाया है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला है। एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर के बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। विकास की रफ्तार अब पहले से कहीं तेज हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनता से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और एनडीए को एक और मौका दें। अगर हमें दोबारा मौका मिला तो फिर बिहार को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आपको बता दूं कि बिहार चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में किया जाएगा, जिसका पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। इसके बाद 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन चुनाव प्रचार में कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव में एनडीए 2010 से भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का सीना 112 इंच का है और फिर वे चाहे तो 5 घंटे में पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की जनता के प्रति कोई भी दुश्मनी नहीं होने के कारण युद्ध को रोक दिया। जीतन राम मांझी ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में बिहार सुरक्षित रहेगा। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए मांझी ने कहा कि दहशतगर्दियों ने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, लेकिन मोदी ने उनके घर में घुस करके दहशतगर्दियों को सबक सिखाया। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगा दिया। साथ ही साथ मांझी ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जनता ने जननायक का सम्मान दिया है, जबकि राजद के लोग तेजस्वी यादव को जननायक बता रहे हैं। ये उनकी उपाधि की चोरी है। जीतन राम मांझी ने मतदाताओं से अपील की है कि वोट नीतीश कुमार को देना चाहिए, जिन्होंने उन्हें एक मुजहर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का राज रहता तो फिर अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाते। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं और मोदी से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार वर्तमान में राज्य का संचालन कर रही है और भविष्य में भी इसे अच्छे से चलाएगी। उन्होंने मतदाताओं से विशेष रूप से अपील की है कि किसी और पर, खास करके जंगलराज वाले दलों पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये लोग गरीबों का हक लूट करके सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हजार रुपए नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के अनुसार किस्त ट्रांसफर पहले की जाती है और इसकी जानकारी बाद में दी जाती है। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम 3 किस्तों में दी
जाती है, यानी कि हर 4 महीने में 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं। इस योजना का मकसद छोटे और फिर सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को में मदद करना है। वहीं पर कई किसान सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या 1 नवंबर को किस्त आ जाएगी। वहीं पर कई किसान मीडिया से पूछ रहे हैं कि क्या नवंबर को किस्त आ जाएगी। तो दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार किसान वर्गों को राहत देने के लिए किस्त उससे 6 नवंबर से पहले जारी कर सकती है। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर के कई किसानों के खाते में 21वीं किस्त पहुंच चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद है कि अन्य राज्यों के किसानों के खाते में भी जल्द पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में जिन 11 सीटों पर महागठबंधन में शामिल दल आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वहां भी महागठबंधन में शामिल कोई दल ही जीतेगा। जहां कन्हैया कुमार ने पटना में एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता में बदलाव की ललक है और 14 नवंबर के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन में शामिल दलों में ही आपस में लड़ाई है। सीट बंटवारे में इन सीटों पर कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई थी, इससे ये स्थिति पैदा हुई है। जी कन्हैया कुमार ने कहा कि इस चुनाव में हमारे लिए संख्या नहीं सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर भी जनता बीजेपी को हराने वाले महागठबंधन में शामिल किसी दल के उम्मीदवारों को ही वोट देगी। उन्होंने कहा कि बाकी की सीटों पर हम सहयोग से लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बीजेपी वाला एनडीए भी 300 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आप जाकर के देख लीजिए कि वहां जहां पर चिराग पासवान की एलजेपीआर चुनाव लड़ रही है, वहां जेडीयू के कार्यकर्ता एलजेपीआर के उम्मीदवार को वोट देंगे क्या। उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर के बाद क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा है कि जनता के मन में बदलाव की भावना है, उसे सही विकल्प की तलाश है और वह विकल्प हम देंगे। इस चुनाव में महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा, इस सवाल पर कन्हैया कुमार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता इस सरकार से सचमुच खुश हैं तो हमारा नैतिक अधिकार नहीं है वोट मांगने का, लेकिन अगर खुश नहीं है तो सरकार बदल दे, हम बेहतर विकल्प देने को तैयार है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस चुनाव में मुख्य लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच है। दोस्तों, बिहार के चुनावी मौसम में चक्रवात मोन्था की वजह से बरसाती तूफानी बारिश ने नेताओं की तैयारी पर अब पानी फेर दिया है। बड़े बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां और फिर जनसभाएं रद्द करनी पड़ी है। सीएम नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव तक अपनी रैलियां नहीं कर पाए हैं। जहां मंच भले ही भीग गया, लेकिन जनता से जुड़ने के जोश में उन्होंने सड़क और फिर फोन पर ही चुनावी मेला सजाया। जहां नीतीश कुमार सड़क पर उतर पड़े तो तेजस्वी यादव ने फोन से ही अपने समर्थकों को संबोधित किया। जब मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह भी समर्थकों के साथ पैदल चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में बारिश की परवाह किए बिना सड़क पर उतर करके लोगों से संवाद किया। वहीं पर किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी हेलीकॉप्टर से ना जाकर के मौसम खराब रहने की वजह से बाई रोड 4 व्हीलर से ही चुनावी जनसभा करने पहुंचे। कल किशनगंज के बहादुरगंज के बंगाली चौक और साथ ही साथ ठाकुरगंज विधानसभा के तुलसिया जो कि दिगलबैंक प्रखंड में पड़ता है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बाई रोड 4 व्हीलर से जाकर के चुनावी सभा को संबोधित किया। आरजेडी सत्ता में आई तो जंगल राज लौटेगा। जी हाँ, ये कहना है अमित शाह का। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव के में पहले चरण की वोटिंग से पहले महागठबंधन और एनडीए के 4 स्टार प्रचारकों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और एनडीए की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने बेगूसराय में चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से डबल इंजन सरकार के वादों के झांसे में न आने और फिर बदलाव के लिए मतदान करने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारे संविधान ने आपको सबसे बड़ी चीज दी है, आपका मत, लेकिन एनडीए सरकार ने आपके इस अधिकार को कमजोर किया है। उन्होंने समाज में विभाजन फैलाया, झूठी राष्ट्रभक्ति फैलाई है और वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काट दिए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एनडीए के बड़े नेता जब बिहार आते हैं तो फिर या तो 20 साल आगे की बात करते हैं या फिर बीते समय में नेहरू जी और फिर इंदिरा जी का जिक्र करते हैं, लेकिन वे आपके वर्तमान की बात नहीं करते हैं, ना बेरोजगारी की, ना पलायन की, ना किसानों की समस्या की। जब वहीं पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश में निजीकरण चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सरकारी कंपनियां अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सौंप दी है। वे अब कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे, तो फिर बीते 20 वर्षों में क्यों नहीं दी। ये जनता को छलने की कोशिश में है।
दोस्तों वैशाली में सांसद पप्पू यादव ने एनडीए नेताओं पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपराधी और पैसे वाले लोग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जब कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने वैशाली में एनडीए नेताओं पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपराधी और माफिया चुनाव लड़ते हैं, इससे बिहार की दुर्गति हो रही है। पप्पू यादव ने महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के बाद जीतन राम मांझी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि अपराधी और फिर पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर मंत्री बनते हैं, जबकि नेता उनकी गणेश परिक्रमा करते हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव ने फिर से अपना वादा दोहराया है। कहा है कि सरकार बनते ही परिवार में, हर परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए। यह राजद नेता और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता ने इस सरकार को 20 साल का समय दिया है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल का कार्यकाल, लेकिन राज्य की हालात नहीं बदली है। उन्होंने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जो काम इस सरकार ने 20 साल में नहीं किया है उसे हम 20 महीने में ही पूरा करेंगे। उन्होंने अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है और 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज में उद्योग लगाकर के रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि इस चुनाव में महागठबंधन को एक मौका दे ताकि बेरोजगारी खत्म करके विकास की नई कहानी लिखी जा सके। दोस्तों बिहार चुनाव में सियासी दलों के बीच प्रचार जोरों शोरों से जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने दरभंगा पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार के सीएम बनने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश केवल चेहरा है, उनको सीएम नहीं बनाएंगे। एमपी और महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। बीजेपी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है, बीजेपी यहां कामयाब नहीं होंगे। वहाँ पर मुसलमानों के बिहार चुनाव में वोट देने और फिर उन्हें लेकर के हो रही राजनीति पर कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और फिर भाईचारे के लिए किसी वोट देना है, मुस्लिम समाज का पूरा सम्मान किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने उन्हें अवध में हराया, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को खत्म किया, यहाँ भी लोग इनका सफाया करेंगे। वहीं पर उन्होंने कहा है कि पलायन की बात करने वाले लोगों की जगह इस बार यहाँ से बीजेपी भारतीय जनता पलायन करेगी। बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी की बी टीम, सी टीम, पी टीम सबको हराएंगे। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी गहमागहमी के बीच भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के बयान पर एक्टर पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा भाईचारा अलग है। पवन सिंह ने साफ कहा है कि हमारी विचारधारा एनडीए के साथ है, जबकि उनकी विचारधारा अलग है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए पवन सिंह ने कहा है कि हमारे रिश्ते अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा एनडीए के साथ है। आज एयरपोर्ट पर बिहार के 2 लाल अपनी जनता के बीच में निकल चुके हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है और एनडीए के साथ खड़ी है। इससे पहले पावर स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के लिए छपरा जाने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है, मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, तो फिर मुझे जो आदेश मिलेगा तो फिर उसे मैं टाल नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी और फिर उनके लिए शुभकामनाएं, खुश रहें, मस्त रहें। वहाँ पर खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। वह पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पर पवन सिंह बतौर बीजेपी नेता एनडीए के स्टार प्रचारकों में शामिल है। चुनाव प्रचार अभियान में खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर भी हमला करने से भी नहीं सकते हैं। उन्होंने पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर भी कई सारे कमेंट किए हैं। दोस्तों बिहार से प्रदेश जा रहे लोगों की ट्रेनों में भारी भीड़ है। वोट के लिए मजदूर रुकना नहीं चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होना है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर मतदान प्रतिशत को लेकर के चिंता भी बढ़ती जा रही है। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल सकती है। कारण है बिहार के बड़े पैमाने पर मजदूर और फिर कामगारों का पलायन। यह पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और फिर सिवान जैसे जिलों से हजारों की संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पंजाब और मध्य प्रदेश की ओर लौट रहे हैं। रेलगाड़ियों में ठसाठस भीड़ और फिर लंबी वेटिंग लिस्ट इस बात का सबूत है कि चुनावी समय में भी लोग रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़ने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी 15 नवंबर तक बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ बनी हुई है। दानापुर मंडल से रोजाना 100 से अधिक
ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों में जा रही है। संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी मगध, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, पंजाब मेल और फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल LTT जैसी ट्रेनों में जनरल क्लास की ऑक्यूपेंसी 100% से ऊपर है। या कई ट्रेनों में ये आंकड़ा 150% तक पहुंच गया है। छठ पर्व के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों का लौटना ये दर्शाता है कि रोजगार की मजबूरी अब भी बिहार की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिहार में ये स्थिति नहीं है, जब पलायन बिहार की सामाजिक आर्थिक हकीकत बन चुका है। जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार से करीब 55% लोग रोजगार के लिए, 3% व्यापार के लिए और 3% शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। पंजाब की ओर से जाने वाले बिहारियों की संख्या 6.19% है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक बिहार में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं सृजित होंगे, तब तक ये पलायन और इसके कारण घटता मतदान प्रतिशत जारी रहेगा। दोस्तों, बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जान से मार देने की धमकी दी गई थी। अब सांसद रवि किशन ने धमकी देने वाले युवक को चुनौती देते हुए कहा कि हम पटना आ रहे हैं, गोरखपुर आने की काहे तकलीफ कर रहे हैं, वो भी पटना आ जाएं। उन्होंने कहा है कि हम गोरखपुर के सांसद हैं। यहाँ पर पहले कौन सांसद थे? योगी आदित्यनाथ जी, जो पीठाधीश्वर भी है। PM मोदी जी हम लोगों के ऊपर है और फिर अमित शाह गृह मंत्री है। हम लोगों की ट्रेनिंग कहाँ से हुई है? इन 7 साल में ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने धमकी देने वालों को संदेश देते हुए कहा कि जिसके नाथ भोलेनाथ वह अनाथ कैसे हुई, भोला चाहिए दिन तो फिर रात कैसे हुई। आपको बता दें कि रवि किशन को बिहार के रहने वाले युवक ने जान से मार देने की धमकी दी थी। एक्टर से राजनीति तक अपनी दमदार पहचान बना चुके गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मार देने की धमकी शुक्रवार को मोबाइल कॉल से मिली थी। जहां धमकी देने वाला शख्स खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गाँव का निवासी अजय कुमार यादव बता रहे हैं। अजय कुमार यादव नाम बताने वाले शख्स ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन करके न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि खुली धमकी दी कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें मार दूंगा, जिसका ऑडियो वायरल है। गोरखपुर पुलिस ने रामगढ़ थाने मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी की तलाश में लगी हुई है। दोस्तों, बिहार में मोन्था तूफान ने कहर बरपाया है। खेत तालाब बन गए हैं। किसानों की साल भर की मेहनत सब बर्बाद हो गया है, पानी में डूब गए हैं। हर दिन की लगातार बारिश और फिर मोन्था चक्रवात के कारण कहर ने बिहार में तबाही मचा दी है। आसमान से बरसे पानी ने धरती का चेहरा ही बदल दिया है। जो खेत कुछ दिन पहले तक हरी भरी फसलों से लहलहा रहे थे, अब तालाब बन चुके हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पर सचमुच पानी फिर गया है। लगातार मूसलाधार बारिश ने भागलपुर जिले के दर्जनों गाँव में धान की तैयार फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। कई जगहों पर कटी हुई फसल खेतों में सड़ने लगी है, जब वहीं पर कई इलाकों में ये खबर भी आ रही है कि डूबे हुए धान में अंकुर फूटने लगे हैं। इसका मतलब है ना तो इस साल की खेती बची है और ना अगली रबी फसल की कोई भी उम्मीद रह गई है। वहाँ पर किसानों की आंखों में अब सिर्फ लाचारी और दर्द दिखाई दे रहे हैं। वे अपनी डूबती फसलों को देख रहे हैं, मगर कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। या किसी की बीघों जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हुई तो फिर किसी की कटी हुई उपज बह गई है। जिन खेतों से आमदनी की उम्मीद थी, वहां अब सिर्फ कीचड़ और निराशा बची है। वहीं पर स्थानीय किसान महेश यादव बताते हैं कि हम लोग तो बर्बाद हो गए, धान का एक दाना भी नहीं बचा है। अब अगली फसल कैसे बोएंगे, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार इन किसानों की सुध लेगी, क्या मुआवजा या फिर राहत राशि दी जाएगी, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी किसानों की पीड़ा सरकारी फाइलों में ही दब करके रह जाएगी। और फिर ग्रामीण इलाकों में स्थिति गंभीर है। या नवगछिया, शाहकुंड और फिर कई सारे इलाकों में सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द मुआवजा की घोषणा और फिर सहायता राशि नहीं दी गई तो फिर अगली खेती शुरू करना भी मुश्किल हो जाएगा। जब मोन्था चक्रवात ने सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि उम्मीदों को भी डुबो दिया है कि यहाँ खेतों में खामोशी पसरी है और उस खामोशी में सुनाई दे रही है किसानों की टूटी हुई उम्मीदों की आवाज़। दोस्तों, ठाकुरगंज विधानसभा सीट से इस बार AIMIM ने गुलाम हसनैन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार सऊद आलम फिर से मैदान में है, जो कि विधायक हैं। यह कहा जाता है कि सऊद आलम साहब से इस बार लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा तादाद में है। जहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि वे 2020 में इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के साहबजादे होने के कारण उन्हें 2020 चुनाव में जीत मिली थी। लेकिन इस बार उनके
खिलाफ सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। अगर आप क्षेत्र में जाएंगे, जनता से मिलेंगे तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सऊद आलम साहब हमारे क्षेत्र में आते नहीं है। 2020 में जब आए थे उसके बाद आज आ रहे हैं, यानी कि सीधे 5 साल बाद। यानी कि एक तौर पर कहा जाए तो सऊद आलम साहब की कनेक्टिविटी लोगों से बिल्कुल भी 5 साल में नहीं बनी है। जब 2020 में जहां पर वोट के लिए लोगों के बीच गए थे, फिर से 2025 में एक ही बार में वोट के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये लोगों का कहना है। जहां वहीं पर गुलाम हसनैन साहब AIMIM के उम्मीदवार हैं, जो इस बार पहली बार AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों में उसके ऊपर विश्वास की नजर टिकी हुई है। जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटी है और ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन की उम्मीदवारी को इसी दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। गुलाम हसनैन का नाम ठाकुरगंज की स्थानीय राजनीति में नया नहीं है, वह लंबे समय से सामाजिक और फिर शैक्षणिक मुद्दे पर सक्रिय रहे हैं। क्षेत्र में उनकी साफ सुथरी छवि और फिर लोगों से सीधा जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। गुलाम हसनैन का कहना है कि ठाकुरगंज विकास के नाम पर हमेशा उपेक्षित रहा है। यहाँ पर सड़कों की स्थिति खराब है, अस्पतालों में सुविधा नहीं है और बेरोजगारी चरम पर है। AIMIM जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर इस बार बहुकोणीय मुकाबले में है। यहाँ NDA महागठबंधन, जनसुराज और AIMIM सभी दलों ने दमदार उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुलाम हसनैन की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में। क्षेत्र के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग AIMIM को सीमांचल की असली आवाज मानता है और गुलाम हसनैन उसी जन भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर गुलाम हसनैन ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत नुक्कड़ सभाओं और फिर घर घर जनसंपर्क अभियान से की है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी ने किशनगंज विधानसभा सीट से इस बार इसहाक आलम को उम्मीदवार बनाया है। जहां प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। इसी क्रम में किशनगंज से इसहाक आलम को मैदान में उतार करके जनसुराज ने स्थानीय स्तर पर एक नई राजनीतिक बिसात बिछाई है। इसहाक आलम लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद लंबे समय तक AIMIM में भी रहे, लेकिन अब वो जनसुराज का दामन थाम करके जनसुराज का प्रत्याशी बन करके लोगों के बीच जा रहे हैं। और हालांकि ये चुनाव का ज्यादा समय भी नहीं बचा है, मुश्किल से 10-11 दिन समय बचा है और प्रचार के लिए मात्र 9 दिन समय बचा है। इस 9 दिन में जहां एक तरफ सभी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर इसहाक आलम आज नहीं बल्कि आज से 6 महीना साल भर पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जी हाँ, किशनगंज विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी इसहाक आलम जाते हैं, बल्कि 1 साल से लगातार दौरा कर रहे हैं और यहाँ तक कहा जाए तो मास लेवल तक वे दौरा कर रहे हैं। एक्चुअली में जहाँ पर वोटर है, जहाँ पर वोट है, वहां तक ये जाते हैं, पैदल जाते हैं, चाहे झड़ी हो बरसात हो, हर मौसम में हर दिन ये क्षेत्र में आपको दिखाई देते हैं। शायद यही नतीजा होगा कि जनसुराज पार्टी इन पर भरोसा करके इनको किशनगंज विधानसभा सीट से टिकट देने का काम किया है। आपको बता दूं कि इसहाक आलम किशनगंज के सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वे क्षेत्र में युवाओं और फिर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लगातार उठाते रहे हैं। जनसुराज पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि सीमांचल की समस्याओं को लेकर के वे विधानसभा में ठोस आवाज उठाना चाहते हैं। किशनगंज विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर महागठबंधन NDA AIMIM और फिर जनसुराज पार्टी आमने सामने है। वहीं पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी भी मैदान में है। वहीं पर जनसुराज की ओर से मैदान में उतरे इसहाक आलम ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इसहाक आलम ने हमारे एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारी लड़ाई कोई MIM या फिर महागठबंधन से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई सीधे BJP से है। BJP से हमारी टक्कर है, बाकी किसी से कोई टक्कर नहीं। दोस्तों, किशनगंज की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कोचा धामन से बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अब्दुल रहमान ने पार्टी छोड़ करके AIMIM का दामन थाम लिया है। उन्होंने बहादुरगंज में आयोजित असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में AIMIM की सदस्यता ग्रहण की है। जब मंच पर खुद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बहादुरगंज से पार्टी प्रत्याशी तौसीफ आलम मौजूद थे। अब्दुल रहमान के इस कदम को सीमांचल की राजनीति में एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खास करके बीजेपी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की बहादुरगंज की रैली में उमड़ी भारी भीड़ और अब्दुल रहमान के शामिल होने से AIMIM का जनाधार और मजबूत हुआ है। और इस जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की जनता अब ठगी नहीं जाएगी। हम यहाँ सम्मान, शिक्षा और फिर रोजगार की राजनीति करने के लिए आए हैं, डर की नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अब्दुल रहमान का स्वागत करते हुए कहा कि अब्दुल रहमान जैसे नेता जिन्होंने जनता की नब्ज को करीब से समझा है, AIMIM के परिवार में शामिल होकर के हमारी ताकत बढ़ा रहे। अब सीमांचल की आवाज
आवाज पटना तक नहीं बल्कि दिल्ली तक गूंजेगी। विधानसभा प्रत्याशी अब्दुल रहमान ने कहा कि उन्होंने बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि वहां पर सीमांचल के मुसलमानों और फिर पिछड़े वर्गों की आवाज सुनी नहीं जाती थी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि ओवैसी साहब और उनकी पार्टी सीमांचल के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है, चाहे वह बार हो, बेरोजगारी या फिर शिक्षा की बदहाली। मुझे लगा कि यही वह मंच है जहां से मैं अपने जनता की सच्ची सेवा कर सकता हूं। इस जनसभा में बहादुरगंज के एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने भी अब्दुल रहमान के एआईएमआईएम में आने का स्वागत किया है और कहा कि हम सब एक साथ मिलकर के सीमांचल की नई तस्वीर बनाएंगे। जो लोग वर्षों से यहाँ के नाम पर राजनीति करते रहे हैं उन्हें अब जनता जवाब देगी। सीमांचल की राजनीति में ये कदम एआईएमआईएम के लिए न सिर्फ मनोबल बढ़ाने वाला है बल्कि कोचाधामन और बहादुरगंज जैसी रणनीति क्षेत्रों पर समीकरण भी बदल सकता है। विशेष बात यह है कि ओबीसी की बहादुरगंज की ये सभा एआईएमआईएम की अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक मानी जा रही है, जहां पर हजारों की भीड़ ने इंसाफ दो सीमांचल को के नारे लगाए। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब्दुल रहमान के शामिल होने से न केवल कोचाधामन बल्कि आसपास की सीटों पर भी एआईएमआईएम को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि वे सीमांचल में एक प्रभावशाली चेहरा है और मुस्लिम समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। अब साफ दिख रहा है कि सीमांचल की जंग इस बार सिर्फ पारंपरिक दलों तक सीमित नहीं रहेगी। एआईएमआईएम अब हर सीट पर अपना असर दिखाने के लिए तैयार है और अब्दुल रहमान का साथ उस राह में बड़ा कदम माना जा रहा है।